प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स और मोमेंटम फंड्स रीसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है तो इन्वेस्टर्स और भी ज़्यादा पैसा अपना यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स का पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लॉन्च कर रही हैं। इसीलिए सेक्टर थीम से रिलेटेड आपको बहुत सारे एनएफओस फिलहाल मिल जाएंगे और आने वाले समय में और भी आएंगे। तो इस वीडियो में जानेंगे कि ये सेक्टर फंड या फिर थीमेटिक फंड या फिर मोमेंटम फंड्स होते क्या हैं, फिलहाल इन फंड्स में इतना ज़्यादा रिटर्न्स क्यों आ रहा है, किस तरह के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस तरह के इन्वेस्टर्स को इस तरह के फंड्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर करें और अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, जो कि आपका समझना बहुत ज़रूरी है उस पॉइंट को, वो है कि सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड सिक्लिकल होते हैं। सिक्लिकल होते हैं इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी इनका साइकिल चलेगा, मतलब जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं तो 1 या 2 या 3 इयर्स के लिए ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन जब इनका साइकिल या फिर जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अगर फेवरेबल नहीं होंगे तो देखेंगे रिटर्न्स ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल नहीं आएगा और कई केसेस में तो ये फंड्स बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। यहाँ पे आप कुछ सेक्टर्स और थीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं ना, 2010 से लेकर 2023 तक डिफरेंट ईयर्स, और यहाँ पे देखिए रैंकिंग भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट रैंक मीन्स इस पर्टिकुलर सेक्टर या थीम ने सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट किया है और 9th रैंक मीन्स सबसे कम रिटर्न जनरेट किया इस पर्टिकुलर ईयर में। लाइक 2023 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो का रिटर्न सबसे ज़्यादा है 2003 में अगर आप देखें, और सबसे कम रिटर्न किसका है? निफ्टी बैंक का सबसे कम 2023। उसी तरह से सारे ना 2010 से 2023 का आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर या थीम लगातार अच्छा नहीं करता है। 2010 में देखिए निफ्टी ऑटो ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। नेक्स्ट ईयर एफएमसीजी हो गया, उसके बाद बैंक हो गया, आईटी हो गया, बैंक हो गया, फार्मा हो गया, मेटल हो गया, लगातार ये चेंज कर रहा है। जब भी मैं डिस्कशन करता हूँ हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ ना, रिटेल इन्वेस्टर्स को मेटल स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस है फिर भी दूर रहना चाहिए, लेकिन हाँ रिटेल इन्वेस्टर्स को तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। क्यों बोलता हूँ? देखिए यहाँ पे मेटल 2 बार सबसे ऊपर रहा है, 2016 और 2021। नीचे कितनी बार रहा है आप देखिए, कई सालों तक। मेटल के साथ यही है, रिटर्न आएगा बहुत ज़्यादा आएगा लेकिन गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा और कई सालों तक गिरा रहता है। यहाँ पे देखिए लगातार 3 इयर्स तक गिरा रहा। इनफैक्ट यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं ना, लगातार गिरा है। यहाँ पे भी देखिए लगातार 2 साल, इनफैक्ट 3 इयर्स तक लगातार गिरा हुआ है। इसलिए मैं मेटल सेक्टर मना करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका फेवरेट सेक्टर है या फिर थीम है उसका परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कोई भी सेक्टर या थीम 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करेगा, उसके बाद वो नीचे चला जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है? जब कोई सेक्टर या थीम 1-2 साल तक बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करता है उसके बाद वो एंट्री लेते हैं, तो मोस्टली कुछ समय के बाद वो सेक्टर या थीम नीचे जाने वाला होता है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में पैसा नहीं बनता है और कई केसेस में प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम करना पड़ता है। सेक्टर फंड्स, थीमेटिक फंड्स और मोमेंटम फंड्स का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे ना लास्ट 1 या 2 इयर्स का, तो जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स मिलेंगे उसमें से ज़्यादातर आपको मोमेंटम फंड्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा रिटर्न आया है। और अगर आप सेक्टर और थीम में देखेंगे तो HDFC डिफेंस फंड, हाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है लॉन्च के, लेकिन लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो अबाउट 150% का रिटर्न आया है। इनफैक्ट पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट होने लगा था इस फंड में कि यहाँ पे लमसम लेना बंद करना पड़ा कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को। और लाइक रिसेंटली मोतीलाल ओसवाल ने अपना डिफेंस का इंडेक्स फंड लॉन्च हुआ है, उसका अगर AUM देखें तो अब 1676 करोड़ हो गया था NFO में कलेक्शंस, जो कि हाईएस्ट है किसी भी इंडेक्स फंड के लिए। मतलब एक्टिवली मैनेज फंड में तो 10,000 करोड़ प्लस का भी हुआ है, लेकिन इंडेक्स फंड में उतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो
6 करोड़ का जो एनएफओ में पैसा आया था इंडेक्स फंड में, वो अब तक का हाईएस्ट है। देख सकते हैं ना, रिटर्न्स आ रहा है तो इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का जब एनएफओ आया था, वहाँ 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पैसा आया था एनएफओ में, और उसका भी रिटर्न काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो देखिए रिटर्न्स फिलहाल अच्छा क्यों आ रहा है इन फंड्स का, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो उसके लिए जानना होगा कि ये मोमेंटम फंड क्या होते हैं, सेक्टर फंड क्या होते हैं, थीमेटिक फंड क्या होते हैं, तब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इतना ज़्यादा रिटर्न क्यों आ रहा है और फ्यूचर में इसमें से किस तरह के फंड से हम हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर हम किसी सिक्लिकल या थीमेटिक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सेक्टर फंड से। देखिए सेक्टर फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपने टोटल एसेट का, मतलब जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट हो रहा है वो टोटल पैसे का एटलीस्ट 80% किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी का जो 20% होगा वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहाँ चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, मोस्टली यहाँ पे लार्ज कैप का ज़्यादा एक्सपोजर होता है, मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम होता है। तो सेक्टर फंड का एग्जांपल क्या हो सकता है? आईटी हो सकता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर हो सकता है, फार्मा हो सकता है, ऑटो हो सकता है, उसी तरह एफएमसीजी भी एक सेक्टर की तरह आप देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो ये एग्जाम्पल है सेक्टर फंड्स का। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। लाइक आईटी, तो सिर्फ आईटी के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट होगा ना, 20% ऑफ कोर्स बाहर होगा, लेकिन 80% तो आईटी का होगा। अगर आईटी एज अ सेक्टर अच्छा करेगा तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, नहीं करेगा तो रिटर्न आपका पूरा चला जाएगा। तो किसी भी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इन बातों का जरूर ध्यान में रखें। लाइक फिलहाल देखिए ना, कोविड के समय अगर आप देखें उसके बाद आईटी के फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अपना वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। लास्ट देखिए 1-2 ईयर्स में बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आया ज़्यादातर केसेस में। तो ज़्यादा रिटर्न देखकर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, अब उनको लग रहा हो क्यों इन्वेस्ट करिए, मेरा तो रिटर्न ही नहीं आ रहा है। सिक्लिकल है। बैंकिंग देखिए ना, बैंकिंग भी देखिए उधर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। फार्मा, कोविड के समय कितना ज़्यादा रिटर्न आया, उसके बाद बीच में रिटर्न बिल्कुल गायब हो गया, फिर से वापस आ रहा है। तो देखिए ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रखें। सेक्टर में जब भी आप जाएं तो ऑफ कोर्स आपको आइडिया होना चाहिए कि सेक्टर कब अच्छा करेगा तब तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वही जब उसका डाउन टर्न स्टार्ट होगा तो रिटर्न बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अगर आपने गलत समय पर इन्वेस्ट कर दिया तो आपका कैपिटल भी कम हो सकता है। तो ये हो गया सेक्टर फंड। थीमेटिक फंड, देखिए थीमेटिक फंड एक पर्टिकुलर थीम को लेकर इन्वेस्ट करता है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग एक थीम है, तो यहाँ पे वो किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर पे नहीं जाएगा, यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो एज़ कम्पेयर टू सेक्टर फंड, जो थीमेटिक फंड्स होते हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, तो उसके मुकाबले रिस्क थोड़ा कम हो गया। लेकिन यहाँ भी एक पर्टिकुलर थीम है, अगर जब तक वो थीम चला तब तक तो रिटर्न बहुत अच्छा आएगा। थीम नहीं चला तो आपके रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाएंगे, या फिर नहीं आएंगे, या फिर नेगेटिव रिटर्न्स आएंगे। थीमेटिक फंड के कुछ और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो सर्विसेज हो सकता है, कंजम्पशन हो सकता है, एमएनसी हो सकता है, पीएसयू हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखिए पीएसयू का मैं अभी एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा कर रहा है। तो पीएसयू का मतलब क्या हुआ? पीएसयू कंपनीज में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ भी सेक्टर फंड की तरह है, तो किसी भी पर्टिकुलर थीम में 80% इन्वेस्ट होगा, बाकी का 20% कहीं भी फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे पीएसयू मतलब कि पीएसयू कंपनीज में एटलीस्ट 80% का इन्वेस्टमेंट होगा। पीएसयूज़ का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो सालों पहले बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ करता था, उसके बाद सालों तक परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आया, बिल्कुल डाउन एंड आउट। और उसके बाद कोविड के बाद इधर लास्ट अबाउट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से देखें तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। तो देखिए ये भी तो सिक्लिकल है, मतलब किसी ने कोविड से पहले के कुछ सालों में अगर इन्वेस्ट किया होगा पीएसयू में, बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आया था। लेकिन हाँ, उसके बाद अब लास्ट ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन हाँ, फ्यूचर में क्या होगा वो देखना इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सालों तक लगातार इस तरह का परफॉर्मेंस आएगा। यहाँ पे फिर क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे चलेगा कि कब इन्वेस्टमेंट करें, कब इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो देखिए सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि आपको कितना भी ज़्यादा नॉलेज है फिर भी सही से टाइम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म तक कोई भी मार्केट को सही से टाइम नहीं कर सकता है। 1, 2, 3 बार हो सकता है, लेकिन बार बार पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग में रखें। ना यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे आईटी देख लीजिए ना, आईटी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था कोविड के बाद, उसके बाद परफॉर्मेंस डाउन हुआ। क्यों डाउन हुआ? तो मैं इसीलिए बोलता हूँ मार्केट नॉलेज, आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का अगर आइडिया है तो काफ़ी हद तक आप टाइम कर पाएंगे कुछ सेक्टर्स को, सारे सेक्टर्स लाइक मेटल को तो टाइम करना बहुत मुश्किल है, उसे दूर रहे एज अ रिटेल इन्वेस्टर तो अच्छा है, लेकिन हाँ कुछ सेक्टर्स को कुछ हद तक टाइम किया जा सकता है, इनफैक्ट काफ़ी हद तक टाइम किया जा सकता है। लाइक आईटी देखिए पहले बहुत अच्छा किया, कोविड के समय वर्क फ्रॉम होम तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, उसके बाद यूएस और यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया। तो अगर आपको आईटी सेक्टर का आइडिया पता है आपको कि ज़्यादातर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, ज़्यादातर बिजनेस वहाँ से आता है, तो जब वो मार्केट ही अच्छा नहीं रहेगा तो बिल्कुल इंडियन आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस डाउन होगा, तो डाउन हुआ। इसीलिए आईटी के रिटर्न्स नहीं आ रहे थे आईटी स्टॉक्स के। तो यहाँ पे टर्न अराउंड कब आएगा? तो जब यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का ना परफॉर्मेंस ऊपर जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट ऊपर जाएगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होगा, तो आईटी सर्विसेज का जो डिमांड है वो बढ़ेगा, तो उस समय आप देखेंगे कि इंडियन आईटी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो उसका एक ट्रिगर क्या हो सकता है? उसका ट्रिगर हो सकता है कि जब मार्केट को लगेगा कि नहीं अब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने ही वाला है। मैं कट होने की बात नहीं बोल रहा हूँ, जब कट होगा तब तो देर हो चुका होगा, तब तक आईटी स्टॉक्स मोस्टली ज़्यादातर रैली कर चुके होंगे। जब मार्केट को लगेगा कि नहीं अब रेट कट बस आने ही वाला है, उस समय से आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली आएगा। इनफैक्ट अभी भी देखें तो आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस तो पहले से इंप्रूव कर रहा है ना, क्योंकि अब वो रेट कट पास आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए। तो देखिए इस तरह से आप टाइम कर सकते हैं। ये आईटी का एग्जांपल हो गया। बैंकिंग में आपको हमेशा बताता हूँ ना कि मतलब नो ब्रेनर है, कुछ सालों से रिटर्न्स नहीं आया, लेकिन इंजन ऑफ ग्रोथ होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कोई भी कंट्री अगर ना अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है तो उसके लिए उसका बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर का स्ट्रांग होना जरूरी है, ना तो कंट्री लंबे समय तक तेज़ी से ग्रो कर ही नहीं पाएगा, ये बैकबोन होता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या आप देखोगे कि पीएसयू बैंक का तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस था, प्राइवेट सेक्टर अच्छे क्वालिटी का बैंक्स का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया था। लेकिन अब देखिए अब क्या हो रहा है कि आप ना परफॉर्मेंस देखेंगे हो क्या रहा है। तो देखिए अभी पीएसयू का तो परफॉर्मेंस आ रहा है क्योंकि ना उनका प्रॉफिट्स बहुत बढ़ गया, उनका जो एनपीएस बहुत ज़्यादा हुआ करता था काफ़ी कम हो गया, जिसके कारण उनका प्रोविजनिंग भी बहुत कम हुआ, तो ओवरऑल इसलिए स्टॉक्स भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उनका वैल्यूएशन बहुत कम हुआ करता था इसलिए। लेकिन वहाँ भी अब थोड़ा वैल्यूएशन आ गया है और जिस तरह का रिटर्न, जिस तरह का प्रॉफिट आ रहा था वो भी धीरे धीरे मॉडरेट करेगा ना, लगातार उतना हाई प्रॉफिट तो आ नहीं पाएगा। जबकि प्राइवेट बैंक्स का देखा तो बिजनेस तो अभी भी अच्छा है। तो वहाँ पे अगर आप वैल्यूएशंस देखेंगे तो पीवी रेशियो हम देखते हैं फाइनेंशियल्स का ज़्यादातर ना, तो पीवी रेशियो अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक तो 10 ईयर एवरेज अबाउट 2.5 के आसपास रहता है। प्राइवेट के जो बैंक्स हैं उनका फिलहाल वो घट के 2.3 हो गया है, तो 10 ईयर एवरेज से कम है वैल्यूएशन। और परफॉर्मेंस तो ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस डाउन हुआ है, परफॉर्मेंस तो अच्छा ही चल रहा है ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स का। और इस क्वार्टर में भी जो लास्ट क्वार्टर का जो अभी रिजल्ट्स आएगा वो भी मोस्टली अच्छा आएगा ज़्यादातर बैंक्स का। आरओई देखिए ना 15 के आसपास है, बैंक का अगर आरओई 15 के आसपास है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और इलेक्शन का जो हेडेक था वो भी हट चुका है, गवर्नमेंट आ चुका है, बन चुका है, तो एफआईआईस का भी पैसा आना शुरू हो गया। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर में भी आपने देखा होगा ना स्टॉक्स में मोमेंटम वहाँ भी बना है। तो मोस्टली ऐसा लगता है कि नथिंग इज़ गारंटीड, आपको तो पता है किसी भी चीज़ की मार्केट में गारंटी नहीं होती, लेकिन हाँ ऐसा लगता है कि यहाँ भी मोमेंटम अब आना चाहिए आने वाले समय में। तो देखिए ये आईटी का एग्जांपल हो गया, बैंकिंग का एग्जांपल हो गया। अब जैसे डिफेंस, तो ये क्यों हो रहा है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, तो डिफेंस में ज़्यादातर आपको पता है जो बड़ी कंपनीज़ हैं पीएसयू कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस है ना वो इंडियन कंपनीज़ को दिया जाए और मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनीज़ करें। तो उसके कारण उनका ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रहा है और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, मतलब ये गवर्नमेंट, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 5 ईयर्स तक कंटिन्यू रहेगा, तो तब तक का एटलीस्ट एक विजिबिलिटी मिल रहा है कि बिज़नेस बना रहेगा उनका और इनफैक्ट बिज़नेस बढ़ेगा टाइम के साथ। इसीलिए डिफेंस के जो स्टॉक्स हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है और इसीलिए फंड भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। लेकिन देखिए ये एजम्पशन है, मेरा एजम्पशन क्या है कि ये गवर्नमेंट कंटिन्यू रहेगा। दूसरा क्या है कि इस गवर्नमेंट ने जो अभी तक पॉलिसीज़ बनाया है, जिस जो पालन कर रहे हैं पॉलिसीज़ को, उसे वो कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए कंटिन्यू नहीं किया तो, पॉलिसीज़ चेंज कर दिया तो, गवर्नमेंट चेंज हो गया तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि अच्छा करेगा, लेकिन अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसी तरह से आप मैन्युफैक्चरिंग देख लें, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर कौन से स्टॉक्स मिलेंगे आपको ना, ऑटो मिलेगा, जो कि ऑटो लगातार अच्छा कर रहा है। हाँ, उसके बाद आपको डिफेंस के अच्छा खासा मिल जाएगा, पीएसयू के अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो उनका अभी समय चल रहा है।
मतलब जो भी साइकिल है उनके फेवर में है, इकोनॉमिक कंडीशंस उनके फेवर में, इसलिए वो अच्छा कर रहा है। एग्जांपल के तौर पे आप बैंकिंग देख सकते हैं, आईटी देख सकते हैं, तो इसको रिलेटिवली थोड़ा सेफ बेट माना जाता है कि नहीं, इन दोनों का तो रिक्वायरमेंट बना रहेगा, थोड़ा अप डाउन होगा एग्री, लेकिन मोस्टली डिमांड बना रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई चाहे तो एसआईपी से भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अप डाउन होगा लेकिन मोस्टली ज़्यादातर केसेस में अप होगा, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन उसी तरह से कोई दूसरे सेक्टर हो गया, लाइक मान लीजिए मेटल्स, तो मेटल तो 1-2 साल ही ऊपर जाता है, फिर तो 3-4 साल तक नीचे रहता है। तो वहाँ पे आप एसआईपी नहीं करेंगे, पता चला आपने 1 साल का रिटर्न, 1 या 2 साल का रिटर्न देखा बहुत अच्छा है, उसके बाद आपने एसआईपी स्टार्ट किया, और उसके बाद जब एसआईपी आपका बड़ा हुआ उस समय पता चला पूरा का पूरा गिर गया, हाँ, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ही कम हो गया। तो उस तरह के सेक्टर्स में आपको लमसम करना होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास। तो लमसम किया, 1-2 साल तक आपने उसका जो भी वेरी हाई रिटर्न सा लिया, और उसके बाद समय से निकल गए। अब जान लेते हैं मोमेंटम फंड्स के बारे में। तो मोमेंटम फंड्स को जानने से पहले हमें जानना होगा ग्रोथ फंड्स और वैल्यू फंड्स के बारे में, तब आपको मोमेंटम अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, ग्रोथ फंड्स क्या होते हैं, तो वैसे स्टॉक्स जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं मतलब क्या होता है, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, सेल्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया, आरओई बहुत ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम ग्रोथ स्टॉक्स बोलते हैं। वैल्यू स्टॉक्स क्या हो गया, वैसे स्टॉक्स जहाँ की पोटेंशियल तो अच्छा है, देखकर अच्छा लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल किसी कारण से ग्रोथ रेट कोई खास नहीं आ पा रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, सेल्स ग्रोथ कोई खास नहीं आ पा रहा है, आरओई भी शायद कोई अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में उसका ग्रोथ रेट बहुत हद तक इम्प्रूव होगा, तो ये वैल्यू होगा। वैसे म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि ग्रोथ स्टॉक्स में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस तरह के स्कीम्स को बोलेंगे ग्रोथ फंड्स। एग्जाम्पल क्या हो गया, एक्सिस के फंड्स, ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट वो ग्रोथ स्टॉक्स में करते हैं, लेकिन हाँ, आजकल कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। वैल्यू, वैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज या फंड्स जो कि अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करते हैं। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसा नहीं है जो कि ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में करता है। हाँ, वैल्यू फंड्स की बात अलग है, उनका तो मैंडेट ही है, लेकिन ऐसे ना जो डाइवर्सिफाइड फंड्स की मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे एचडीएफसी फंड्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। और वहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए, मोमेंटम वैसे फंड्स होंगे जिन्हें कि फंडामेंटल से कुछ लेना देना नहीं है, ग्रोथ वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ ये देखेंगे कि पास्ट में वो कौन से स्टॉक्स है जिनका रिटर्न्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो उनका मानना है कि पास्ट में, लाइक लास्ट पिछले कुछ दिनों से या फिर कुछ महीनों से वैसे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, मोमेंटम फेवरेबल है उनके लिए, तो वो ये एजम्पशन लेते हैं कि आने वाले कुछ समय तक, लाइक कुछ दिनों तक या कुछ महीने तक, ये जो स्टॉक्स हैं वो और अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो वहाँ पे सिर्फ वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल क्या चल रहा है, फिलहाल वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए अगर मोमेंटम फंड्स का पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो फिलहाल आपको वैल्यू स्टॉक्स भरा मिलेगा। ऑफकोर्स कुछ ग्रोथ स्टॉक्स भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 100% वैल्यू, लेकिन हाँ, ज़्यादातर वैल्यू स्टॉक्स मिलेंगे। यही कोविड से पहले जब ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा कर रहे थे, तो उस समय अगर आप मोमेंटम फंड्स का पोर्टफोलियो देखते तो उस समय आपको ग्रोथ स्टॉक्स भरा हुआ वहाँ पे मिलता, वैल्यू स्टॉक्स काफ़ी कम मिलता। तो यहाँ पे मोमेंटम को फंडामेंटल से लेना देना नहीं है, ग्रोथ या फिर वैल्यू से लेना देना नहीं, वो सिर्फ देखेंगे कौन सा स्टॉक का रिटर्न बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्वांट। देखिए, क्वांट के बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि वो बोलते हैं, बट हाँ, मोटा मोटी अगर आपको समझना है तो वो मोमेंटम ही है। तो इसीलिए अगर फिलहाल उनका पोर्टफोलियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको वैल्यू स्टॉक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर मिलेगा। ये, और इसीलिए उनका अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। क्वांट के फंड्स का टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। मोमेंटम फंड्स का अगर आप टर्नओवर रेशियो देखेंगे, लाइक चर्निंग स्टॉक्स का बाय एंड सेल, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मोमेंटम प्ले है ना। कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं तो जब तक अच्छा कर रहे हैं तब तक इन्वेस्टमेंट रहेगा, लगता है कि नहीं अब आने वाले समय में शायद अच्छा नहीं करे, रिटर्न्स नहीं आएगा, इमीडिएटली चेंज कर दो, दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो जहाँ की लगे कि अच्छा रिटर्न आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है, क्योंकि देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, कोविड के बाद से तो लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है, तो उस समय तो ज़्यादातर केसेस में काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मोमेंटम फंड्स का परफॉर्मेंस देखा गया कि बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही जब मार्केट लगातार नीचे जाने लगेगा तो वहाँ पे भी, ऑफ कोर्स वहाँ पे भी स्टॉक्स होंगे जिनका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा, ऐसा तो नहीं कि 100% डाउन हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स वहाँ भी अच्छा करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत कम होगा।
तो इसीलिए मोमेंटम फंड्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो जब बुल मार्केट हो ना तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन हाँ जब मार्केट डाउन होने लगेगा ना तो रिटर्न्स उनके कम होने लगेंगे और मार्केट के मुकाबले को ज़्यादा गिरेंगे भी। इस स्लाइड को आप अच्छी तरह से समझिए, बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको मिलेगा। देखिए ये है ICICI प्रू टेक फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो, ओनली टॉप होल्डिंग्स लिया गया है। ये है HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड का पोर्टफोलियो और ये है UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 का पोर्टफोलियो, ओनली टॉप होल्डिंग्स। यहाँ पे देखिए IT फंड है ना, ऊपर के देखिए सारे स्टॉक्स IT के भरे पड़े हैं। तो ये सेक्टर फंड है, अगर IT सेक्टर अच्छा नहीं करता है तो पूरा का पूरा फंड ही अंडर परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे तो आपको पता है सेक्टर फंड है, एटलीस्ट 80% उसी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसा नहीं कि IT सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो फंड मैनेजर ना दूसरे सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, ऐसा तो अलाउड ही नहीं। 80% तो IT सेक्टर में ही रखना है, अच्छा करे या ना करे। इसीलिए बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है सेक्टर फंड्स। ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक एग्जांपल है, सारे सेक्टर्स में ये एप्लीकेबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग ये है थीमेटिक फंड का एग्जांपल। मैन्युफैक्चरिंग देखिए सेक्टर के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो ये डाइवर्सिफाइड है सेक्टर के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना मैन्युफैक्चरिंग में सभी कुछ इन्होंने इंक्लूड कर लिया। लेकिन ये ऑटो है, फार्मा है, ऑटो है, ये तो डाइवर्सिफाइड है, या फिर एनर्जी में आप इसको रख सकते हैं। L&T भी आजकल तो डाइवर्सिफाइड है बट इंफ्रा रिलेटेड रख सकते हैं। डिफेंस, फार्मा, तो देखिए ये है मैन्युफैक्चरिंग। तो ये है थीम बेस्ड। तो सेक्टर के मुकाबले अगर आप देखें तो एटलीस्ट थीमेटिक फंड ज़्यादातर केसेस में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, लेकिन यहाँ भी रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि ये पर्टिकुलर थीम को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो थीम नहीं चला तो ऑफकोर्स वहाँ पे परफॉर्मेंस बुरी तरह से हिट होगा। और ये देखिए मोमेंटम फंड में भी देखिए ये भी सारे सेक्टर्स के यहाँ पे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। देखिए डिफेंस है, ऑटो है, अगेन PSU, ऑटो, PSU। तो अभी देखिए क्या हो रहा है कि ज़्यादातर ना वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा है, इसीलिए आपको मोमेंटम में आजकल ज़्यादातर वैल्यू स्टॉक्स मिल रहे हैं। लेकिन हाँ जब ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो अब यहाँ पे आपको ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स मिलेंगे। अब जान लेते हैं कि सेक्टर या थीमेटिक फंड्स में अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का हम कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करें। तो देखिए अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें तो अच्छा है, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन अगर आप इंटरटेनमेंट के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ट्राई आउट करना चाहते हैं अपना लक, आपका किस्मत कितना अच्छा है, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तब तो प्योर लक है ना। तो अगर आप ट्राई आउट करना चाहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पूरे इक्विटी पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें। अगर आपको अच्छा आइडिया है, अच्छा नॉलेज है तो टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का अप टू 10% तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थीम सेक्टर्स का आपको बहुत ज़्यादा आइडिया है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो मैक्सिमम अप टू 20% तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मैं वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में तो आपके क्वेरीज़ को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।